साथियों नमस्कार। गिरीश चंद पांडे पुनः आपके समक्ष एक ज्वलंत मुद्दा लेकर आया हूं और आज का मेरा मुद्दा जो है पिछले माह में वैश्विक संदर्भ में भारत की दो महत्वपूर्ण पहलकदमियों और उनसे प्राप्त उपलब्धियों से जुड़ा है और उन्हीं की ओर मैं आपका ध्यान खींच रहा हूं। पहला है इस्लामाबाद में 17 अक्टूबर 2024 को आयोजित 23वां संघाई सहयोग संगठन एससीओ का शिखर सम्मेलन। जैसा आप जानते हैं एससीओ में 8 सदस्य देश हैं। चीन है, भारत है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। साथियों, इस शिखर सम्मेलन में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भाग लिया था और दूसरा जो है रूस के कजान शहर में आयोजित ब्रिक्स का 16वां शिखर सम्मेलन था जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया था। ब्रिक्स में ब्राजील है, रूस, भारत, चीन तथा दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। इस शिखर सम्मेलन में 4 नए सदस्यों मिस्र, इथियोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात को शामिल किया गया है, जिसके बाद इसे जो है ब्रिक्स प्लस के नाम से जाना जाने लगा है। साथियों, जहां तक एससीओ शिखर सम्मेलन का संबंध है, इस्लामाबाद में भारत के विदेश मंत्री ने 9 वर्ष बाद पाकिस्तान की यात्रा की थी। पड़ोसी देश में इतने लंबे अंतराल के बाद किसी मंत्री की यात्रा करना इसलिए भी सुर्खियों में रहा कि इसमें डॉक्टर जयशंकर ने इस्लामाबाद की यात्रा पर रवाना होने से पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि वे न केवल एससीओ शिखर सम्मेलन में बहुपक्षीय चर्चा में केवल भाग लेंगे और पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय वार्ता का उनका कोई कार्यक्रम नहीं है। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध किस कदर बिगड़े हुए हैं। अन्यथा मेजबान देश के साथ शिखर सम्मेलन से इतर वार्ता करना एक सामान्य प्रक्रिया है। प्रश्न उठना यहाँ पर स्वाभाविक है कि इस स्थिति के लिए आखिर कौन जिम्मेदार है। इसमें रत्ती भर संदेह नहीं है कि पाकिस्तान की काली करतूतें ही इसके लिए जिम्मेदार हैं और वे करतूतें हैं उसके द्वारा प्रायोजित जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को फैलाना। साथियों, भारत अपने इस स्टैंड पर कायम है कि आतंकवाद और वार्ता जो है एक साथ नहीं चल सकती। जिस दिन पाकिस्तान ऐसी हरकतें न केवल बंद कर दे बल्कि जमीनी स्तर पर भी वह दिखे तो भारत के साथ उसकी वार्ता के दरवाजे हमेशा के लिए खुले रहेंगे। साथियों, डॉक्टर जयशंकर ने पाकिस्तान की सरजमी से चीन और पाक को आड़े हाथों लेकर आतंकवाद है, क्षेत्रीय अखंडता व संप्रभुता पर खरी खरी सुनाकर दो टूक संदेश दिया कि एससीओ का भविष्य तभी उज्जवल हो सकता है जब इसके सदस्य देशों की आकांक्षाओं के अनुरूप यह कार्य करे। साझा हित के दम पर ही एससीओ वैश्विक पहचान बनाने में समर्थ होगा, ऐसा डॉक्टर जयशंकर का कहना था। और स्वाभाविक है कि एससीओ में चीन और पाकिस्तान को एक प्रकार से डॉक्टर जयशंकर ने संदेश दिया। डॉक्टर जयशंकर ने एससीओ की चार्टर को याद दिलाते हुए बुनियादी बातों पर टिके रहने की जरूरत भी बताई और आर्थिक वृद्धि के लिए शांति और स्थिरता की जरूरत भी रेखांकित की। इसलिए डॉक्टर जयशंकर का स्पष्ट तौर पर मानना है कि यदि सीमा पार की गतिविधियां आतंकवाद है, उग्रवाद है तथा अलगाववाद इन तीनों बुराइयों से संचालित होगा तो व्यापार, ऊर्जा तथा संपर्क सुविधा जैसे और भी कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की संभावनाएं नहीं हो सकती। यहाँ गौर करने योग्य है कि 2001 में स्थापित एससीओ, जिसमें भारत 2017 में शामिल हुआ था, इसका मुख्य उद्देश्य सदस्य देशों के बीच शांति, सुरक्षा और स्थिरता को बनाए रखते हुए परिवहन है, पर्यावरण है, शिक्षा, ऊर्जा, पर्यटन, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्तरों पर आपसी सहयोग को पुष्ट करना है। मगर चीन का विस्तारवाद और पाकिस्तान का आतंकवाद सामने आकर एससीओ को उसके असली मकसद से जो है भटका देता है। सम्मेलन में इस बार भी भारत ने अपने पूर्व स्टैंड पर अडिग रहते हुए चीन की महत्वाकांक्षी वन बेल्ट वन रोड पहल का विरोध किया, क्योंकि यह पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके से होते हुए गुजरता है। यह कॉरिडोर यहाँ गौर करने योग्य है कि एकमात्र भारत को छोड़कर एससीओ की बैठक में सभी सदस्य देश चीन की वन बेल्ट वन रोड पहल का समर्थन करते आए हैं। लेकिन एससीओ के शिखर सम्मेलन के बाद जो है ब्राजील भी इससे अब अलग हो गया है।
साथियों, अब मैं आता हूँ रूस के कजान शहर में आयोजित ब्रिक्स के 16वें शिखर सम्मेलन में। ब्रिक्स में अन्य बातों के साथ साथ मोदी की शिखर सम्मेलन से इतर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति के साथ की गई यात्रा का यहाँ पर मैं उल्लेख कर रहा हूँ। पुतिन ने यह कहकर प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपने संबंधों में अनुवादक की जरूरत नहीं है, यह कहकर के एक बार फिर से प्रधानमंत्री के साथ अपने अटूट विश्वास की पुष्टि की और भारत रूस के बीच की दोस्ती की प्रगाढ़ता का जो है स्पष्ट संदेश देकर भारत के सदाबहार मित्र के रूप में अपनी भूमिका को फिर उजागर किया। ज्ञात हो कि भारत और रूस के रिश्ते को विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी के रूप में देखा जाता है। मोदी के चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ की गई करीब 50 मिनट की द्विपक्षीय वार्ता के संबंध में कहा जा रहा है कि इससे दोनों देशों के बीच के पिछले 5 साल के गिले शिकवे दूर हो गए हैं। उल्लेखनीय है कि दोनों नेता अक्टूबर 2019 में भारत में महाबलीपुरम तमिलनाडु में मिले थे। मोदी ने शी जिनपिंग से अपने आमने सामने की बातचीत में स्पष्ट तौर पर कहा कि आपसी विश्वास है, सम्मान है तथा आपसी संवेदनशीलता, ये चीजें ही दोनों देशों के बीच मजबूत संबंधों का आधार बन सकती हैं। और जिनपिंग ने भी अपने प्रत्युत्तर में इसे स्वीकार किया। दोनों नेताओं ने एलएसी पर सैनिकों को पीछे करने के हालिया समझौते पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। गौरतलब है कि मोदी की कजाक यात्रा के एक दिन पहले ही दोनों देशों ने पूर्वी लद्दाख में अपनी सेनाओं के को पीछे लौटाने और वास्तविक नियंत्रण रेखा पर पुरानी स्थिति बहाल करने का फैसला किया था। और समझौते की अनुपालना में भारत और चीन दोनों की सेनाएं जो हैं पीछे हटनी शुरू हो गई हैं और उस पर लगभग काम पूरा हो भी गया है। एलएसी एग्रीमेंट के बाद दोनों ही देशों की तरफ से यह फैसला लिया गया। डेमचोक और देवसांग मैदानों से भारत और चीन के सैनिक पीछे हटने की जो है पूरी तरह पीछे हटने की अब खबर है। विवाद के दौरान सबसे ज्यादा तनाव इन्हीं इलाकों को लेकर था। ऐसे में यहाँ सेनाओं का पीछे हटना सबसे बड़ा एक प्रकार से डेवलपमेंट हम इसको कह सकते हैं और इससे उम्मीद की जा सकती है कि निकट भविष्य में सीमा पर पुनः यथास्थिति यानी 2020 की स्थिति जो है बहाल हो जाएगी। साथियों, यहाँ यह कहने में संकोच नहीं है कि भारत के लिए ब्रिक्स का जो महत्व है क्वाड की भांति चीन के दबदबे को या कहें कि उसके विस्तारवादी रवैये को घटाने के लिए महत्वपूर्ण है। भारत अभी दुनिया का अकेला ऐसा देश है जिसकी रूस के साथ साथ अमेरिका और यूरोपीय संघ से भी समान मैत्री है, जबकि चीन के संबंध में ऐसा नहीं है। इस वजह से भी चीन की भारत के प्रति एक उड़न या कहें कि शंका इस रूप में है कि वैश्विक पटल पर भारत सभी देशों को एक साथ लेकर अपनी नित नई पहचान गढ़ रहा है और अपनी धाक जमा रहा है। अब पुतिन ने मोदी के प्रति जो अटूट विश्वास दिखाया है और उससे भी शी जिनपिंग का के साथ अपनी अनलिमिटेड दोस्ती के प्रति शंकाग्रस्त हो सकते हैं। यानी चीन जो है रूस के साथ जो अपनी अनलिमिटेड दोस्ती की बात करता है उससे चीन का अब पुतिन के प्रति और साथ ही भारत के प्रति शंका होना स्वाभाविक है। इसलिए चीन के प्रति भारत को अपने कदम फूंक फूंक कर रखने होंगे, क्योंकि चीन के भारत के प्रति चीन का अतीत जो है धोखे भरा है। और यहाँ हम यह नहीं भूल सकते, चीन ने अतीत में दोनों देशों के बीच 1993 है, 1996 है और 2005 और 2013 में परस्पर भरोसे पैदा करने वाले समझौतों को पूरी तरह नजरअंदाज किया है। और कुल मिलाकर यह कहें कि भारत के ये दोनों पड़ोसी देश बेवजह भारत के साथ एक प्रकार से कहें कि अनावश्यक विवाद मोल लेते रहे हैं और जिस पर उन्हें मुंह की खानी पड़ी है।
न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी वे अपनी काली करतूतों से अपमानित होते हैं। इसलिए हम यही चाहेंगे कि ये दोनों देश भारत की पड़ोसी प्रथम नीति की उदात्त भावना को गंभीरता से लें और मिलजुल कर आगे बढ़ें। तो इसमें कोई संदेह नहीं कि 21वीं सदी जो है एशिया की सदी हो सकती है। इसका कारण यह भी है कि चीन जहां अमेरिका के बाद विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, वहीं भारत अभी पांचवी अर्थव्यवस्था है और निकट भविष्य में तीसरी अर्थव्यवस्था बनने को अग्रसर है। इस प्रकार अर्थव्यवस्था एवं जनसंख्या के लिहाज से अगर हम देखें, ये दोनों देश जो हैं विश्व में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में सक्षम हैं। और इसमें भी दो राय नहीं है कि भारत चीन संबंधों का महत्व केवल दो देशों तक सीमित नहीं है, बल्कि वैश्विक शांति, स्थिरता तथा प्रगति के लिए भी समान रूप से महत्वपूर्ण है। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर साथियों अगर हम देखें तो अभी चीन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया है। पिछले दिनों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह भी संकेत दिया था कि भारत जो है चीन से निवेश का इच्छुक है। जाहिर है अंतर्राष्ट्रीय और अर्थव्यवस्था दोनों ही स्थान पर यह दबाव बन रहा है कि भारत और चीन अपने द्विपक्षीय रिश्तों को सहज करें। तो साथियों, ये मेरा आज का ज्वलंत मुद्दा था जो मैंने आपके समक्ष शेयर किया। जो भी टिप्पणी आप देना चाहें अवश्य दें, पसंद नापसंद दोनों का मैं स्वागत करता हूं। और जैसा मैं बराबर कहते आया हूं कि मेरी बाजार में कुछ पुस्तकें उपलब्ध हैं, यदि आपको समय मिले तो आप उनका अध्ययन कर सकते हैं। आप अवश्य लाभान्वित होंगे ऐसी मुझे आशा है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मिलता हूँ आपसे फिर किसी नए ज्वलंत मुद्दे पर। तब तक आप सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्नचित्त रहिए। लेकिन मेरे आने वाले ज्वलंत मुद्दे का अवश्य बेसब्री से इंतजार करते रहिए। तो फिर मिलता हूँ अगली बार। धन्यवाद, नमस्कार।